वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूँ अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखो, इसको ना नॉर्मल मत लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर मानो, क्योंकि ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है। ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, ये आपको आज ये सैम्पल पेपर बताएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझो इसका बेसिक। भैया, ये जो सैम्पल पेपर है टोटल 80 मार्क्स का है और 3 घंटे में करना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी मिलेगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 घंटे में उसे सॉल्व करना है। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है और इसे हर एक सेक्शन में बांट दिया गया। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में। जो सेक्शन ए में क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के, बी में होंगे 2 मार्क्स के, सी में होंगे तो 3 मार्क्स के, डी में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 5 मार्क्स के और ई वाले होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? और अच्छे समझना है, इसको पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। अब सेक्शन ए में आ जाओ। देखो, यहाँ पर सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बेसिक है, सारे क्वेश्चन बेसिक्स वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हमने इसे सॉल्व किया था पहले, बट क्या हुआ कि यार सॉल्व किया और जब उसे हमने कंप्यूटर में डाला एडिट करने के लिए, तो वो क्या हुआ, हमसे गलती से डिलीट हो गया, तो हमें इसे फिर से सॉल्व करना पड़ा। पूरा पेपर को सॉल्व कर रखा हुआ था। तो चलो, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप बस इसमें पूरे वीडियो को देखना। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस 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 एंड दिस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दे दिए गए और कहा जा रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। अच्छा, हमें पता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, जो भी पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस में बनते हैं ना, वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट बन रहा है, ये भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर वाई एक्सिस में बनेगा तो नहीं होगा। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें पता है, बट बात आती है कि इनमें से जो ये पॉइंट दिए गए, ये कौन से पॉइंट हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर कोई वैल्यू होगी 4, माइनस का 4। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, -4, 0। तो हमने क्या देखा कि भैया अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट बन रहा है, उसमें वाई जो होगा ना वो हमेशा 0 होगा। एक्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है बट वाई 0 होगा, ये कन्फर्म है। अगर इधर की बात करूँ, मान लो कि ये 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, 0। तो हमने क्या देखा है कि भैया y हमेशा 0 आएगा। कब आएगा, जब x एक्सिस में बनेगा। तो अपने यहाँ पर पॉइंट को चेक करो, -6 और 0 है, -6, 0। ये पॉइंट हमारा x एक्सिस में आएगा। 0, -30, y हमारा 30। तो हमेशा याद रखो, पहला जो होगा वो x होगा, पीछे वाला y होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा y, यानी कि ये हमारा x एक्सिस में नहीं आएगा। यहाँ पर -20, ये भी हमारा x एक्सिस में नहीं आएगा। ये जो 0 है ना y वाला, ये भी हमारा x एक्सिस में आएगा, यानी कि 6, 0। ये दोनों ही पॉइंट हमारे x एक्सिस में आएंगे। अब हमें क्या बताना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। तो ये x जो -6 है और ये x जो हमारा 6 है, यही हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। उन्होंने लिख सकते हैं -6, 6। अब देखो, ये आपको कहाँ ये दिख रहा है, कहीं भी देखो, ये आपको दिखेंगे डी वाले ऑप्शन में, -6, 6। यही हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही इसमें 2 में आ जाओ। देखो, अगर आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं है तो 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड है इसी चैनल में, आप जाके देखो। 1 घंटे के वीडियो में एक चैप्टर आप निपटा दोगे, अच्छे से समझ जाओगे। जाओ उसे देखो। अगर आपको यूट्यूब में सर्च करना है तो यूट्यूब में सर्च कर दो, जैसे पॉलिनोमियल सर्च करना है तो आप डालो पॉलिनोमियल बाय राजमित। लीनियर इक्वेशन करना है तो लीनियर इक्वेशन बाय राजमित। टिग्नोमेट्री पढ़ने तो टिग्नोमेट्री बाय राजमित लिखोगे तो आपको मेरी सारी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट इज। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से आप k की वैल्यू बताओ और ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट दिया है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पर ना नो सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो नो सॉल्यूशन कब बनता है, यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 2, यहाँ लिखा हमने नो, ये कर दिया सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन जब बनता है जब हमारा A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसकी हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 होगा हमारा 3, B1 और B1 होगा -k, A1 होगा 6, B1 होगा हमारा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/6 इक्वल्स टू -k/10 हो जाएगा। 1/2 आ जाएगा
2 5 जा हो जाएगा, 5 इधर भेज देंगे तो 5 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के इधर है, के माइनस इधर है, इसको हटाएंगे यहाँ भेज देंगे तो हमें के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। तो के की वैल्यू -5 हमें ये मिल गई, बी। क्लियर हो गई। अब ऐसे ही 3 में आ जाओ, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से जो भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना है, यानी कि हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, अभी इसको समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये ट्रू है। कह रहा है कि मान लो यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से नंबर ऑफ सेकेंड हमारी ड्रॉ हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, देखो बहुत सारी हो सकती है, हो रही है ना। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। ऐसे ही इस बी में आ जाओ, ये कह रहा है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कह रहा है भैया सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हमारी ड्रॉ होगी। तो ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट से और सारी टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती। बिल्कुल ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तीसरे में आ जाओ, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। भैया सही है, ये कॉर्ड है हमारी 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक है, ये लो, ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। क्लियर हो गई, बिल्कुल ट्रू। ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब यहाँ पर जो डी, ये कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। कह रहा भैया सर्कल के अंदर सिर्फ 2 ही टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से। बिल्कुल फॉल्स है भैया, देखो जो टेंजेंट होगी ना वो सर्कल के बाहर ही ड्रॉ होती है, अंदर तो कभी नहीं होती। तो यही हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है और सारी ट्रू है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी तो हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन 4 कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4। nth टर्म है AP का, ये है, कह रहा है देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। कॉमन डिफरेंस मतलब D। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे समझो। एक हमने AP लिख दी, ये हमारे क्वेश्चन है 4, हमने यहाँ पर एक AP लिख दिया। ठीक है, ये समझने के लिए हमने AP लिख दिया 2 4 6 8 10। ये क्या हो गया AP। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो सेकंड टर्म होता है उसको माइनस करा देते हैं फर्स्ट टर्म से, यानी कि 4 -2 कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगी, जिसको हम लोग D बोलते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है कि आप D फाइंड करो। बट प्रॉब्लम क्या है इस वाले क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर AP नहीं पता। हम लोग AP फिर बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर AN हमें गिवन है, AN गिवन है 7n-4 है ना, चेक करते हैं, हाँ 4 है। इसकी हेल्प से सबसे पहले हम लोग पहला टर्म बनाएंगे, n की जगह पे लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया A1 = 7, n की जगह पे हो गया 1 -4, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर A2 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 2 -4, 14 में 4 गया तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमें डिफरेंस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो हमें डिफरेंस क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, यही कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा ना, वही सेम इसका भी आएगा, वही सेम इसका भी आएगा, पूरी AP का सेम होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसीलिए उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर किसी AP का डिफरेंस सेम है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। सभी में आ रहा है तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन A हमारा सही है, 7 का। अब आ जाओ इसी तरीके से 5 वाले क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास एक कोन है, क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन ने कहा एक आपके पास कोन है, ये लो कोन हो गया, ठीक है, और एक स्फीयर है आपके पास, कुछ ये स्फीयर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इस कोन के बेस का जो रेडियस है ना वो 5 है, और इसका जो रेडियस है ना वो भी क्या है, 5 है। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है, 5 है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस कोन का जो वॉल्यूम है वो बराबर है इस स्फीयर के वॉल्यूम से। ये बात आपको क्लियर हो गई। देन द हाइट ऑफ द कोन इज, हमें इस कोन की हाइट फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी, हाइट। ठीक है, हमें पता है कि इसका वॉल्यूम बराबर है इसके वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3। ये हो गया πr²h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3, ये हो जाएगा πr³ हो गया। ये हो गया ना, तो पाई से हमने पाई काट दिया, r² से r³ काटा तो r बचेगा सिर्फ।
तो यहाँ पर हो गया 1/3 इंटू एच इक्वल टू हमने कर दिया 4/3 इंटू आर। आर मतलब हो गया रेडियस जो कि है हमारे पास 5। अब एक काम करो, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो ही जाएगा, तो h इक्वल टू 5 4 जा हो गया 20। हमें हाइट क्या मिल गया? 20 मिल गया। हमें यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। देखो ये 20 बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 5/2 देन दिस इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसमें से? ऑप्शन को अभी मत देखो, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब अगर हमारे पास जो tan थीटा है, क्वेश्चन है 6, यहाँ लिख दिया tan थीटा इक्वल्स टू है 5/2, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी? 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड में है हमारे पास 4 sin थीटा माइनस है ना शायद, हाँ, माइनस cos थीटा इसके। देखो यहाँ पर साइन और cos दिया गया है, हमें यहाँ पर ना tan की वैल्यू पता है, तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं यार? अभी तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, बट अगर यहाँ पर ना हम लोग क्या करें, cos का डिवाइड कर दे, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं cos का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन हमने कर दिया cos थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास cos थीटा अपॉन क्या हो गया? cos थीटा हो गया। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर है sin थीटा अपॉन हमने कर दिया cos थीटा, माइनस ये हो गया cos थीटा अपॉन हमने कर दिया cos थीटा। ओके, cos थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल। देखो साइन अपॉन cos, साइन थीटा अपॉन यहाँ कर दिया cos थीटा, ये क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो tan थीटा। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला? 1। ऐसे ही यहाँ पर 4, यहाँ पर भी साइन अपॉन cos है तो यहाँ पर भी tan थीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ गया 1। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है? ये है 5/2 है, लिख दो, माइनस 1 है, यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू पता है जो कि है 5/2 है, यहाँ पर 1, इससे ये कैंसिल 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 में 1 माइनस कर दोगे 9 आ गया, यहाँ पर भी 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10, एक सेकंड, यहाँ पर प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, ये -1 है हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, -1 करोगे तो 9 आ जाएगा, 11/9 ऑप्शन ए है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट है ना तो भैया भाड़ से कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, पूछो। और हाँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं पता है, प्रॉब्लम है आपको किसी चैप्टर में, तो वन शॉट वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, आप जाओ और देखो यार। यहाँ पर ना हमने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर दी है, RS एग्रॉल भी पूरी इस चैनल में सॉल्व है। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो सॉल्व देखो जाके। अगर यूट्यूब में सर्च करते हो तो यूट्यूब में जैसे आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है तो आप सर्च किया करो पॉलिनोमियल बाय राजमीत, ठीक है। आपको पढ़ना है जैसे कि टिग्नोमेट्री सर्कल, तो सर्कल लिखो बाय राजमीत लिखो, टिग्नोमेट्री लिखो बाय राजमीत लिखो, कुछ भी पढ़ना है तो राजमीत आप लिख दिया करो, तो आपको सोल्यूशन मेरे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन जो 7 है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है। यहाँ पर ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक रहा इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P, पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O, ये है, चलो ठीक है, ये हमारा है। आगे कह रहा है एंगल TPQ इक्वल्स टू 110, ये पूरा एंगल हमारा 110 है। एंगल POQ इज इक्वल्स टू POQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको ना हम यहाँ पर समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को फिगर बनाएंगे बिल्कुल क्लियर, सर्कल को सर्कल जैसा बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है ये। यहाँ पर एक हमने टेंजेंट बना दिया। अब देखो ये O पॉइंट है हमारा सर्कल का सेंटर, एक यहाँ पर रेडियस गई, एक यहाँ पर रेडियस गई, और यहाँ पर हमने एक मिला दिया इन दोनों को। ये है Q पॉइंट, ये है O पॉइंट, और ये हमारे पास P पॉइंट, और इधर बन रहा था कोई T पॉइंट। ये देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, पूछा है कि ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को फाइंड करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बता दिया है, हमें बताया कि भैया ये पूरा एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल है हमारा, इसको लिख देते हैं एंगल है TPQ, एंगल TPQ, ये एंगल है हमारा 110 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है
भैया ये एंगल 110 है तो ये एंगल क्या होगा। अब देखो ये हमारा क्या है, एक परपेंडिकुलर है। देखो हमेशा याद रखो, रेडियस अगर हमारी टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये थोड़ा तिरछा हमसे बना है, बट फिगर को देखोगे तो ये बिल्कुल सीधा है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बना रही है। अब अगर हमारा इतना एंगल 90 है और ये पूरा एंगल 110 है, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे भैया। 110 में 90 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। कब मिलेगा, 20। तो ये जो एंगल दिख रहा है ये अंदर वाला एंगल, ये क्या हो गया, 20 हो गया। अब समझना, ये क्या हो गया, 20 हो गया। अब देखो ये जो हमें दिख रहा है ओ पे, ये एक रेडियस है, और ओ क्यू ये भी हमारी रेडियस है। ये रेडियस है तो ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे समझे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये ओ हो गया, ये पी हो गया, क्यू हो गया। इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल है ना ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये जो टेंजेंट, ये हमारा ट्रायंगल का रूल है कि भैया अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। हमें पता है ये वाला 20 है तो ये भी क्या हो गया, 20 हो गया। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये नहीं कर पाओगे। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ प्लस यहाँ पर हो गया 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 हो गया। यहाँ पर हो गया एंगल ओ इक्वल्स टू 180, 20 प्लस 20 40, इधर चला जाएगा माइनस का 40, यहाँ पर आ गया हमारे पास 140। अब देखो ये ऑप्शन में है वो एंगल ओ, यानी कि मतलब पी ओ क्यू हमें मिल गया 140 सी ऑप्शन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। क्या ना, कितना ईजी है, कितना ईजी। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस बता दिए गए कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी जीरोस ही हैं। तो हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से। अच्छा ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, इंपॉर्टेंट तो पूरा यार हर एक क्वेश्चन ही है इसमें, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो आप, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया के, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरो। क्या हो गया, सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा, जानते हो ना आप। ये हो गया x, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने जीरोस। इतनी बात क्लियर हो गई, सम ऑफ 0 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, हमें जीरोस पता है जो कि है -√5/2, ठीक है, ये पूरा रूट में है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर प्लस √5/2 है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो हमने यहाँ लिखा के, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 0x, क्या हो गया -0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा 5/2। यहाँ पे लिख दिया हमने 5/2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये 0x हटा दो, बचेगा क्या, 5/2 मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हमने लिख दिया 5/2, बट हमने यहाँ पर एक गलती की, यहाँ पर 5/2 हमें माइनस का मिलेगा, क्योंकि ये माइनस लगा है ना। तो माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अब देखो ऑप्शन में है कहीं, नहीं है ये ऑप्शन में, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, अब कैसे इसे सॉल्व करें, बहुत आसान है। एक सेकंड माइक के रिजल्ट से सर्च करना। देखो अब ऑप्शन में नहीं है, मगर फिर भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर x और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है खाली। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, हमें एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि हमें यहाँ पर देखो क्या क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो एक्स स्क्वायर होगा उसमें और कांस्टेंट टर्म होगा, ये दोनों होंगे उसमें। बट यहाँ पर एक्स दोनों में है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है,
इसमें भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमारा ऑप्शन होगा, बट अभी तो सेम नहीं आ रहा किसी भी ऑप्शन की तरह। तो क्या करें, तो हमें यहाँ पर इनमें से किसी तरीके से बनाना होगा, कोई एक ऑप्शन खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं पहले तो यहाँ पर आ जाएगा के, और एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, 2 को बाहर भेज देंगे तो k/2 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5 हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू हमें कुछ पुट करनी है। सोचो k की वैल्यू ऐसी हम लोग क्या पुट कर दे ताकि हमारा ऑप्शन से आंसर मैच हो जाए। तो अगर हम लोग k की जगह में 8 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 आएगा, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर, 4 5 जा 20, हमें यहाँ पर 20 मिल गया। तो 8x स्क्वायर माइनस हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब 8x स्क्वायर माइनस 20 हमें मिल रहा है। अब कहोगे भैया हम लोग क्या ऐसे भी बना सकते हैं? नहीं, देखो आप सोचो 15x स्क्वायर माइनस 6 कैसे लाओगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि आ जाएगा? नहीं कर सकते ना। अगर हो सकता है तो कमेंट करके आप हमें बताओ। अच्छा ठीक है, जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट हम पिन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें अपने मन से k की वैल्यू लेनी ही पड़ेगी अगर ऑप्शन में हमें आंसर लाना है तो बी हमारा ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 9 है इसको देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को ना बहुत से तेजस्वी बच्चे ना देख के ही आंसर बता देंगे। क्यों? देखो ये कह रहा है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज। हमें यहाँ पर मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताने। पहले तो हम लोग एक नॉर्मल तरीके से जैसे बच्चे करते हैं सॉल्व, उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्लास हमारे पास हो जाएगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 20 से 30, यहाँ पर कर दिए 30 से हमने कर दिए 40 और 40 से हमने कर दिए 50, ये हो गई क्लास। अब फ्रीक्वेंसी इसकी लिख लो। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 5, 9, 15 है ना, और 10, ओके 6, ये हो गई। हमें अब CF फाइंड करना है बस। CF बहुत ईजी होता है, 5 है 5 करो, अब इसको ऐड कर दो, क्या आ गया 14, 14 और 15 29, 29 और 10 39, 39 और 6 45, क्या आ गया 45। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा ना वो 45 ही आएगा। जो CF का लास्ट वाला टर्म होता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, और इसको ही हम लोग n मानते हैं। क्या होता है n। अब हम लोग n/2 फाइंड करेंगे तो 45/2 कर दोगे तो आपको मिलेगा 22.5, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब 22 पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो 29 22.5 से बहुत बड़ा है, 14 तो कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें आएगा। तो ये हो जाएगी CF और फ्रीक्वेंसी हमारी 15 हो जाएगी। और इसमें हमें क्या बताना था, हमें बताना था अपर लिमिट। इसकी अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये। अपर क्लास बोले या फिर अपर लिमिट बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो गई, ठीक है, ये हमें क्या मिल गई 30 मिल गई, ये हो गया आंसर। बट बहुत से सारे बच्चे भैया मिनटों ज़िंदगी जीते हैं, वो क्या करेंगे, वो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे और इसके ऊपर वाली क्लास देख लेंगे। तो कहेंगे भैया ये जो 30 दिख रहा है यही हमारी हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी अपर लिमिट। बिल्कुल सही कर रहे हो। बट बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप बड़ी फ्रीक्वेंसी आप देखोगे उसके बाद भी वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको हमेशा इस ऑप्शन से जाना है, इस वाले सोल्यूशन से जाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरी बात। हमने क्या कहा कि भैया हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी के सामने आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड कर लोगे। हर क्वेश्चन में होगा, किसी में हो जाएगा। इसमें देखो हो रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 आ रही है, यहाँ पर सॉल्व किया वो भी हमारे 15 में ही आ रहा था, बट हर क्वेश्चन में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिखो। ये कह रहा O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड। ठीक है, AB एंड CD ऑफ अ सर्कल। AB ये है, ये है, और CD ये हो गए। O ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। एंगल BOC ये एंगल 80 डिग्री का है, और OA इक्वल्स टू OD। OA कहाँ है, OA ये वाली साइड है, इक्वल्स टू OD ये है। ठीक है, एंड ट्रायंगल ODA OBC ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, इक्विलैटरल सिमिलर हैं, या फिर आइसोस्केलेस सिमिलर है, या आइसोस्केलेस बट नॉट सिमिलर है, हमें बताना है ये दोनों हमारे जो ट्रायंगल है किस तरीके के ट्रायंगल है।
देखो इसको समझने के लिए ना आप इसमें थोड़ी खिचड़ी हो गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं हम बढ़िया सा, है ना, बढ़िया सर्कल, हाँ बिल्कुल गोल है। इसको ऐसे देखो, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पूरा फिगर बना दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ कर दिया, डी हो गया, ये हो गया, ए हो गया, यहाँ पर हो गया बी हो गया, और ये हो गया हमारे पास सी हो गया। क्वेश्चन ने बताया ये जो एंगल है ये 80 डिग्री है। क्वेश्चन ने बताया ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल है, मतलब कि OD बराबर है OA के। अब समझना, ये हमारा 80 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 80 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ गया? अच्छा, अभी आपको ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, बताना क्या, उसको पहले समझो फिर क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ODA, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल किस तरीके का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और या फिर सिमिलर है, आइसोस्केलेस सिमिलर है कि आइसोस्केलेस नॉट सिमिलर है या फिर नॉट सिमिलर है, इनमें से क्या है, किस तरीके के ये दोनों ट्रायंगल है ये बताना है। देखो चेक करते हैं फिर। यहाँ पर हमने ये देख लिया भैया ये 80 है, ये 80 है। अब हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ODA, इन दोनों की जो ये साइड है, ये वाली साइड ये साइड आपस में इक्वल है। जाहिर सी बात है इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर इसको हम लोग x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना थ्योरम लगेगी क्लास 9 के सर्कल वाइज चैप्टर की। वो थ्योरम क्या कहती है कि भैया अगर सेम सेगमेंट में हमारे कोई दो एंगल बन रहे हैं तो वो दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे? यहाँ पर सर्कल से समझो। मान लो ये हमारे पास एक कॉर्ड है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कुछ ऐसे, ओके, इसको ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट है। सेम सेगमेंट का मतलब हो रहा है कि भैया ये कॉर्ड हो गई, तो ये हमारे पास एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया। ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, एक ये हो गया सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट ये हो गया। अब यहाँ पर थ्योरम कहती है कि अगर सेम सेगमेंट में कोई एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है। तो इसको कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर हमारे पास ये हो गई कॉर्ड, ठीक है, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, एंगल से ये दोनों ही हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। साथ में ये दोनों साइड आपस में कैसी है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा आइसोस्केलेस एंड सिमिलर ट्रायंगल है। तो ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आप इसको एक बार और देखो, 2 बार देखोगे क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना सोल्यूशन से कम थ्योरम से ज़्यादा ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 आर। यहाँ पर ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, इसके पूछे जा रहे हैं भैया इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल और डिस्टिंक्ट होंगे, नॉट रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ये रियल एंड अनइक्वल होंगे, ये कैसे होंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग ये पता लगाने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, डी का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी क्या है हमारे पास, ए क्या है, देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, ये बी, ये हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बी हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 = 5। हमें यहाँ पर 5 क्या मिल गया, डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो हमारा 0 से बड़ा है। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होता है तब हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। तो अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये डिस्टिंक्ट इरेशनल वाला है या फिर डिस्टिंक्ट रेशनल वाला है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला फिर से यूज़ करना पड़ेगा, x = -b ± √d बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2a, यही होता है। यहाँ लिखा -b ± √d, डी की जगह पे हमने लिख दिया 14, ओके 14 क्यों लिखेंगे, डी हमारा क्या है 5, तो यहाँ लिखा हमने 5, ये 5 लिखा, डिवाइड में हो गया 2a। अब यहाँ पर ना ए की जगह पे 1 लिखो। देखो अब हमें पता है कि जब कभी भी इरेशनल का मल्टीप्लाई या फिर इरेशनल का डिवाइड या फिर इरेशनल का सम या फिर सब्ट्रैक्शन रेशनल से होता है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे
कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर आ गया हमारे पास इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 तो यार बच्चों वाला है। कह रहे थीटा 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। अरे भाई साहब यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि 3 यहाँ लिखा 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा। थीटा की वैल्यू हमें बोल दिया है 30 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 tan 30। ठीक है, 3 tan 30 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो 3 × 1/√3। ये जो 3 है इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं इंटू 1/√3। ये पहले से है हमारे पास, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर √3 मिल गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई, क्या मिल गया √3 मिल गया। तो हमारा √3 ऑप्शन कहाँ है भाई, √3 ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें √3 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है 3√3 दिख रहा है। तो 3√3 यानी कि हमें ये सॉल्व करना ही नहीं है, हमें सिंपल से यहाँ लिख देना 3/√3। ये दिख रहा है, बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर हमें निकालना है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो हमें गिवन है ना इसकी ही हेल्प से निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है 2/3 πr3 ये होता है। और फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें गिवन कितना है 396/7 396/7 इक्वल्स टू 2/3। पाई की जगह पे लिख देते हैं 22/7। आर हमें पता है क्या नहीं, तो इसको ऐसे ही ले रहने दो। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और फिर अगर हम लोग इसे 3 से कैंसिल करें तो 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 3 2 है, इसको ऐसे लिख दो। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 22 भी इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर आ गया r3। अब यहाँ पर हम लोग एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे। यहाँ पर 3 है डिवाइड में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, हमने 3 से डिवाइड किया जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर लिख देते हैं 396 इंटू ये हो गया 3 है ना, और ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 2 × 22, ये ऐसे आएगा। ये हो गया हमारे पास r3। यहाँ पर अब हम लोग कैंसिल करते हैं, तो ये हमारा जाएगा किससे 11 से कर देते हैं। तो 11 से करेंगे तो 11 3 33, और यहाँ पर आ गया 6, 11 6 30, 11 6 66, 11 2 22 हो गया। अब ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सीधा 4 है ना, 2 2 4, यहाँ पर 4 9 9 × 3 27, यहाँ पर 27 इक्वल्स टू r3 है। क्यूब हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 है ना, देखो 3 का ही क्यूब तो 27 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3। हमें रेडियस क्या मिल गई 3 मिल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यहाँ लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हो गया 3πr²। 3 की जगह पे 3, पाई की जगह में हो गया 22/7, r हो गया हमारे पास कितना 3 × 3 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 3 3 9 हो गया, और 9 2 18 और 9 10, 3 × 1 9 8 हो गया। बाई यहाँ पर कर दिया 7। अब यहाँ पर होगा ओके 4 27 20 कितना आ जाएगा 27 28 29 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया 7, तो यानी कि 394/7। क्या ये ऑप्शन में है? एक सेकेंड से 3 नहीं आएगा, 5 होगा, 3 बन जाए 3 और +2 कर दोगे तो 594/7। 594 हाँ ये है, ठीक है। अभी देखो बहुत कन्फ्यूजन हुई क्वेश्चन में, यहाँ पर 5 की जगह पे 3 हो गया, फिर हमने ये ऑप्शन देखा, हमने कहा क्या गलत हो गया हमसे, बट यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। कह रहे इन अ बैग
कंटेनिंग 24 बॉल, एक बैग में 24 टोटल बॉल हैं, लिख देते हैं भैया 24 टोटल बॉल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला है कि 4 है ब्लू, 11 है ग्रीन और बाकी सब कितनी हो गई हमारे पास, वाइट हो गए। ठीक है, 4 हो गई ब्लू, ये ब्लू कलर की है, और फिर 11 हो गई यहाँ पर किस कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, ग्रीन हो गई 11, तो यहाँ पर हो गई 14 15 है ना। टोटल बॉल कितनी हो गई 15, बची हुई बॉल क्या हो गई यहाँ पर, वाइट हो गई, तो ये हो गई 9 बॉल। कितनी बॉल हो गई, 9। ठीक है, टोटल हो जाएगा 24। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज वाइट इन कलर। अरे कह रहे भैया रैंडमली एक बॉल निकाला जा रहा है तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल बॉल क्या है 24, लाना क्या है वाइट, 9/24, 3 से करो 3 3 से 9, 3 8 से 24 हो गया, तो 3/8, 3/8 आंसर है हमारा, कहीं 3/8 ये भी है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। ये कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इस। हमें बताना है कि भैया इसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा, ये इनमें से कौन सा पॉइंट होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है भाई, इसमें हमें ना बार बार चेक करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 15 है ये। हमें पता है कि भैया हमारे पास एक है -4, -5। इसको सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन ए से 0, 0। यहाँ पर हमें बताना नियरेस्ट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट, ये हो गया हमारे पास 4² है ना, -4 लिखो या 4 लिखो, आंसर तो प्लस में ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा +5², और यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में 16, 5 5 25, 16 और 25 हो जाएगा 41, ये आ गया रूट 41। अब इधर आ जाओ, अब चेक करेंगे हम लोग किससे, -4, -5, ऑप्शन बी हमारे पास है -4, 0, इससे चेक कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में, ये रूट लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4, यहाँ पर हो गया +4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4², यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +5 का स्क्वायर है ना, 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, 5 5 से 25, ये आ गया 25। अब ऐसे ही हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या, -4, -5, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कितना, -5, -5, 0, ये हो गया। अब इसको भी चेक करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 है, सॉरी -5 ये है, हाँ ठीक है -5, और यहाँ पर +4, यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, 5 25, और रूट में आ गया हमारे पास 26। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का -1 आएगा, -1 का स्क्वायर होगा 1, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 हो जाएगा 26, वो भी रूट में। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं लास्ट वाले को, -4, -5, और यहाँ पर है हमारे पास रूट 41 और 0, रूट में है 41, हमारे पास हो गया 0, इसको चेक करो। तो यहाँ पर आ गया रूट में हो गया हमारे पास 41, ठीक है, +4, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 25, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था, नियरेस्ट क्या हो गया। देखो अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो रूट 41 है, ठीक है, इन दोनों के बीच की देखें सिर्फ 25 है, और इन दोनों के बीच की देखें तो 26 से रूट में, और इन दोनों की देखें तो यहाँ पर तो 25 आ ही रहा है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 से बड़ा आएगा। तो हमें सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रही है, 25 दिख रही है ना। तो यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन होगा, बी वाला, ये हमारा नियरेस्ट होगा। तो ये हो गया हमारे पास है ना, नियरेस्ट क्या था, -4 और 0, -4 0 नियरेस्ट पॉइंट हो गया। समझ में आ गया ना, सिंपल है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। भैया क्या होता है, मीडियन होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, कह रहा अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस द पॉइंट इज। कह रहा कि भैया हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इनको ना इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा हो, जिस पॉइंट में डिवाइड किया जा रहा है वो पॉइंट फाइंड करके बता दो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है।
यानी कि यहाँ पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब कभी भी कोई भी लाइन को किसी पॉइंट से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो उसे सेक्शन में डिवाइड हो रहा है ना, सेक्शन में बांट दिया गया। तो जब कभी भी हमें ये पॉइंट फाइंड करना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। बात समझ में आई? फिर से समझो भैया, ये सिंपल सी एक लाइन है, इस लाइन को इस पॉइंट ने डिवाइड कर दिया है। किस रेशियो में डिवाइड किया है? 1:2। 1 हमने 2 लिख दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन 17 सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा x = m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। ये हो गया, ठीक है। m1 x1 ये सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक सेकेंड, की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास 2 - 3 5 और 6। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 2 प्लस ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 5, ठीक है। m1 x1 रेशियो हो गया हमारा, और ये x1 x2 हो जाएगा हमारे पास ये a और b के जो कोऑर्डिनेट है वो। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3, यानी कि 2 + 1 क्या हो गया 3, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5/3, 4 3 7 हो गया, तो सॉरी 5 और 9 हो गया, तो 9/3 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। तो 3 ऑप्शन में है, कहीं 3 ऑप्शन में है, यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया देखो यहाँ पर x एक्सिस में हो रहा है ना, तो x एक्सिस का मतलब हो रहा है कि x वाला जो y से होगा ना वो हमारा कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट बनता है तो उसमें जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो 3 आ रहा है, यानी कि x हमारा 3 है तो y क्या है 0 है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। ये कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर बतानी है। बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है ये 18। अब जो क्वेश्चन 19 और 20 आ रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के क्वेश्चन, इस पैटर्न क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। चलो अच्छा 18 को देखो, टोटल कार्ड कितने हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। इसमें से 4 फेस कार्ड की बात की गई ना, तो किंग होते हैं 4 फेस वाले, क्वीन भी होते हैं 4, ठीक है, जैक भी होते हैं, वो भी 4 होते हैं। देखो इन चारों में फेस बना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड कलर का फेस वाले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो भैया 6 होते हैं रेड कलर के। टोटल क्या हो गए? 4 4 8 4 12, टोटल 12 हो गए फेस वाले कार्ड, जिसमें से 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भैया टोटल क्या है हमारे पास 52, और यहाँ पर कार्ड कितने आए रेड 6, तो 6/52 सॉल्व कर लो तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। 2 2 = 4, 2 6 = 12, 3/26 आ गया। 3/26 हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हमारा सॉल्व है, मतलब आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन। असर्शन भी दिया है और रीजन भी दिया है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 2 आएंगे 3 आएंगे, आ भी सकते हैं, ठीक है, मगर आते ज़रूर है। कितने भी आए ये मैटर नहीं करता है, बट आएंगे ज़रूर, ये मैटर करता है, तो इन्हें अच्छे समझना। देखो असर्शन दिया गया HCF ऑफ एनी 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। देखो क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास ना किसी भी इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो HCF होगा ना वो हमेशा 2 होगा। यानी कि अगर कोई भी हम लोग लगातार आने वाले कोई इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 8 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले। 8 के बाद 10 आता है, या फिर आप 2 और 4 ले लो, या फिर आप 4 और 6 ले लो, कोई भी ले सकते हो। 2 ले लिया, अब इसका HCF निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 8 का क्या होगा? 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये आ जाएगा हमारे पास इसका। तो वो मतलब फैक्टर 10 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा हमारे पास 5 × 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन क्या कह रहा है कि किसी भी 2 इवन नेचुरल नंबर के अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो उसमें हमेशा 2 रहता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हाँ भाई 2 यहाँ भी है, 8 वाले में भी 2 है, 10 में भी 2 है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। ये कह रहे हैं इवन नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 2। भैया इवन जो नंबर होता है वो डिवाइड होते हैं 2 से, ये भी करेक्ट है। तो यानी कि हमारा असर्शन भी ठीक है
और हमारा जो रीज़न है वो भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बोथ असर्शन है रीज़न करेक्ट है। बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा रीज़न हमारा ढंग से कि भैया कि जो हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वही है हमारा या नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो और हमें बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर इससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, हम कमेंट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक के जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सीबीएसई ने दे रखा है। तो हमें नहीं लगता है कि इसका सोल्यूशन आपको चाहिए होगा। अगर आपको इनका भी सोल्यूशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। और अगर इस वीडियो में 100 लाइक आते हैं और आप हमें कमेंट करके बताते हो कि इसका भैया हमें सोल्यूशन दे दो आगे के क्वेश्चन का, तो इसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन हमने सिर्फ आपके लिए छोड़ा हुआ है, वो है 20, वो आप करो और इसका आंसर हमें ऑप्शन में बताओ। नहीं आ रहा है तो भी हमें बताओ, इसका हम आपको सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको इसी तरीके से सैम्पल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी की सीरीज़ मिलने वाली है इस चैनल पे। ओके, बाय।